Hello everyone, myself Shubham Naurian welcomes you all to the platform of Vedanga Institute of Civil Services. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस हमने नेशनल करंट अफेयर्स के देखे, जिसमें हमने आपको एक कंपाइलेशन करवाया है जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है यूपी पीसीएस बीपीएससी को टारगेट करके बनाया गया था। तमाम जो इम्पोर्टेंट रीजनल मैगजीन्स हो जाती हैं जैसे घटना चक्र, घटनासार, क्रॉनिकल, इंडियन एयर बुक जैसे बुक्स का। सो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज कुछ और तमाम नए आपके टॉपिक्स देखते हैं जो कि नेशनल करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बने हुए थे न्यूज़ में। आज का हमारा पहला टॉपिक है लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन। सो ये क्रूज जो आपका भारत मिशन है आपका, ये क्रूज मिसाइल वाला क्रूज भारत मिशन नहीं। पहली बात तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रूज मिसाइल सिस्टम। आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले ये न्यूज़ सुनी होगी कि भारत में सबसे लॉन्गेस्ट आपका जो क्रूज आपका एक जो रिवर क्रूज आपका चलाया गया MV गंगा विलास आपका जो नेशनल वाटरवे 1 और 2 पे चला, उसी की सक्सेस को देखते हुए इंडिया हैव स्टार्ट लॉन्च दिस मिशन क्रूज भारत मिशन। सो वो जो मिशन था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा आपका। वो जो आपका जो गंगा विलास जो क्रूज था आपका, वो वाराणसी से चलता हुआ आपके दोनों सिस्टम्स गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो आपके रिवर सिस्टम है उसमें पूरा का पूरा उसने कंप्लीट करा, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका नया आपका लॉन्च किया है। पूरा मिशन डेडिकेटेड मिशन ही है ये क्रूज का। जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या जो आपको टूरिज्म सेक्टर में आपका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए मिशन स्टार्ट हुआ है। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, पहली बात तो ये चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि हमारे आपके जो टूरिज्म जो आपके पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवे के मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। सो इन्होंने ये आपका मिशन लॉन्च किया है, लॉन्च द क्रूज भारत मिशन फ्रॉम द मुंबई पोर्ट। तो जो गंगा विलास वाला जो चीज़ थी आपकी, वो आप याद रखिएगा कि वाराणसी से स्टार्ट हुआ था। ये आपका जो क्रूज मिशन है आपका, ये मुंबई के पोर्ट से स्टार्ट हुआ है ऑन September 30, 2024 टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया बाय डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 years। तो ये आपका 2024 में लॉन्च हुआ है एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टिल 2029। और उसका जो एम है वो है आपका डबलिंग आपका जो क्रूज जो टूरिज्म है उसके पैसेंजर्स को डबल करना है। सो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 5 वर्षों 2029 तक आपका ये जो स्कीम है, ये जो मिशन है आपका फ्रॉम 2024 टू 2029 है, ये 2019 तक के भीतर क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट एम्स टू डबल क्रूज ट्रैफिक टिल 2029 करके भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। द मिशन एम्स टू क्रिएट 4 लाख जॉब्स। अब पता है कोई भी हमारा का ऐसा कोई भी न्यू मिशन आता है आपका टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें आपके जॉब क्रिएशन होता है। तो पहली चीज़ तो इसका जो टारगेट है वो यही है कि 4 लाख जॉब्स आपके क्रिएट करेगा इन इंडियाज क्रूज सेक्टर। क्रूज सर्किट्स विल हाईलाइट इंडियाज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एंड नेचुरल हेरिटेज, प्रमोटिंग देम ग्लोबली। Second point, the cruise भारत मिशन will be implemented in 3 phases covering 3 main segments। जो आपका जो इसका बेसिक जो आपका फ्रेमवर्क है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। अभी आगे देखेंगे 3 कौन कौन से फेजेस हैं आपके। ये टाइमलाइन वाइज आपके डिवाइड किया गया है और ये 3 मेन सेगमेंट्स को कवर कर रहा है। द मिशन टारगेट्स ओवर 1.5 मिलियन रिवर क्रूज पैसेंजर्स अक्रॉस 5000 किलोमीटर्स ऑफ ऑपरेशनल वाटरवेज। जो जैसे कि अभी हमारे जो स्कीम चल रही है उसके तहत आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू आपका रिवर, तो वो आपके नेशनल वाटरवेज बनाने की बात चल रही है। तो इसमें हमने नेशनल वाटरवे देखा 1 देखा है आपका, जो आपका वाराणसी से स्टार्ट होते हुए हल्दिया तक का जा रहा है आपका। तो उसी में आपका 5000 किलोमीटर्स का ये ऑपरेशनल वाटरवे डेवलप करने की बात कर रहे हैं अंडर क्रूज भारत मिशन। और जो आपका जो टूरिज्म जो आपके पैसेंजर्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं 1.5 मिलियन। इतने क्रूज पैसेंजर्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी ने आपका ये लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स है, 2024 से 2029 तक का।
4 लाख जॉब्स क्रिएशन का आपका वादा है इसके अंदर। 3 फेजेस में डिवाइडेड है ये। 5 आपके 1.5 मिलियन रिवर क्रूज पैसेंजर्स को टारगेट कर रहे हैं एंड 5,000 किलोमीटर्स ऑफ ऑपरेशनल वाटरवेज बनाने की बात कर रहे हैं। अभी 3 फेजेस देख लेते हैं हमने, जैसे कि हमने आगे देखा था। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रूज भारत मिशन, फर्स्ट फेज फ्रॉम अक्टूबर 1 2024 टू सितंबर 30 2025। ये मॉडर्नाइज करने की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड फॉर्म क्रूज अलायंसेस। सो बेसिक आपको क्रूज अलायंसेस बना रहे हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट, जो जैसे आपका फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बीच में आपका क्रूज अलायंस बनेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे रिवर फ्लो हो रही होंगी, जो जो आपके कनेक्टिंग स्टेट्स हैं आपके, उसमें क्रूज अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर। सेकेंड फेज जो कि आपका अक्टूबर 1 2025 से मार्च 31 2027 तक जा रहा है, वो एक्टिवेट करेगा न्यू क्रूज टर्मिनल्स एंड सर्किट्स। तो ये आपके कुछ नए हमारे क्रूज टर्मिनल्स बनेंगे, कुछ सर्किट्स बनेंगे, पोर्ट ऑफ कॉल बनेगी आपकी, वो ऐसे पोर्ट्स जहाँ पे आपका जो पैसेंजर्स है वो रेस्ट कर सकते हैं, आपके जो रिफ्यूल करने के काम आएंगे क्रूज को, तो वो आपके क्रूज टर्मिनल्स बनाने की बात कर रहे हैं, सर्किट्स बनाने की बात कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन द होल लॉजिस्टिक सेक्टर। फिर फेज 3 की बात करूं मैं, तो ये अप्रैल 1 2027 से मार्च 31 2029 तक चलेगा। इंटीग्रेट क्रूज सर्किट्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। तो ये सबको आपको जितने भी आपके क्रूज सर्किट्स आपके जो सेकंड स्टेज जो बने हैं, उसको पूरे को इंटीग्रेट करने की बात करेगा इन थर्ड फेज। अब जो उसके ग्रोथ टारगेट्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सी क्रूज पैसेंजर्स, so it increases from 0.5 million in phase 1 to 1 million by phase 3। तो जो पैसेंजर्स इंक्रीज, जो ओवरऑल टारगेट हमने देखा 1.5 मिलियन का था, आपका जो फेज वाइज मैनर में आपका इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, वो 0.5 मिलियन है आपके फर्स्ट फेज में, जिसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं 1 मिलियन तक का बाय फेज 3। फिर रिवर क्रूज पैसेंजर्स आपके जो इंक्रीज होंगे, जो आपके जो क्रूज के थ्रू आपका ट्रैवल करेंगे, वो 0.5 मिलियन से 1.5 मिलियन तक जाएंगे फेज 3 तक का। ये हमने देख ही लिया है जो ओवरऑल टारगेट है हमारा। फिर जो क्रूज कॉल्स हैं आपकी, जो मैंने आपको बताया है कि ऐसी जगह है, ऐसे टर्मिनल्स हैं आपके, ऐसे पोर्ट ऑफ कॉल्स हैं आपके, जहाँ पे जो आपके जो पैसेंजर्स है वो रेस्ट करते हैं आपका, और जो आपका क्रूज है वो आपका रिफ्यूल करता है अपनी तमाम चीज़ों को, तो वो डबल करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम 125 टू 500। क्रूज कॉल्स भी आपके डबल करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम 125 टू 500। फिर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स बनाने की बात कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। सो इट एम्स टू एक्सपैंड फ्रॉम 2 इन फेज 1 टू 10 बाय फेज 3। सो आपका जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स है आपके, जहाँ पे आपके जो फॉरेन जो क्रूज है वो आके डॉक करते हैं आपके, उनको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम 2 टू 10। फिर रिवर क्रूज टर्मिनल्स हैं आपके, इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 100 करने की बात कर रहे हैं। जो रिवर पे आपके हैं, जो रिवर क्रूज टर्मिनल्स है आपके, वो 50 टू 100 आपके इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। फिर मरीनाज आपके ऐसे एक्सपैंड होंगे फ्रॉम 1 टू 5। एम्प्लॉयमेंट हमने देख ही लिया, आपका टोटल जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं वो 4 लाख तक के अराउंड था। यहाँ पे इसकी बात करें तो 0.1 मिलियन से आपके 0.4 मिलियन बाय फाइनल फेज तक का इंक्रीज हो जाएगा। हिंदी में देखें तो चरण 1 से 0.5 मिलियन से बढ़कर चरण 3 तक 1 मिलियन हो जाएगा आपका जो सी क्रूज पैसेंजर्स है आपके। फिर जो रिवर की वाली बात करें तो नदी क्रूज यात्री की बात करें तो चरण 3 तक ये 0.5 मिलियन से 1.1 मिलियन हो जाएंगे। फिर क्रूज कॉल आपके 125 से दोगुनी होते वो 500 हो जाएगी आपकी लास्ट फेज तक। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की बात करें चरण 1 में 2 से बढ़कर चरण 3 तक 10 हो जाएंगी, ये आपके इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। नदी क्रूज टर्मिनल की बात करें 50 से बढ़कर 100 बनाने की बात करी गई है। मरीना 1 से बढ़कर 5 हो जाएंगे। और रोजगार की बात करें तो अंतिम जो आपका रोजगार फेज 3 तक बढ़ के हो जाना है वो है 0.4 मिलियन, 4 लाख के आसपास आपका रोजगार देने की बात करिए फ्रॉम दिस मिशन, भारत क्रूज मिशन। नेक्स्ट इसी में आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल न्यूज का बना हुआ था वो है आपका चेनाब रिवर ब्रिज। ठीक है, ये आपका एक आर्च ब्रिज है, एक आर्च फॉर्म में ये ब्रिज है और इंडिया का हाईएस्ट आपका ब्रिज है on any river. So the Prime Minister Narendra Modi on June 6, 2025 launched infrastructure and development projects worth over 46,000 crore rupees from Katra in Jammu and Kashmir including Chenab rail bridge. तो ये आपका पूरे 2 आपके यहाँ पे रिवर ब्रिजेज है जो आपके लॉन्च हुए हैं इसी जगह पे। एक अंजल ब्रिज है आपका एंड सेकंड जो आपका ब्रिज है वो आपका चिनाब रेल ब्रिज है।
अब ये कश्मीर में चेनाब रेल पुल और अन्य प्रमुख परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून 2025 को जम्मू के कटरा से चेनाब रेल पुल सहित 46,000 करोड़ रुपए से अधिक के बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। देख लेते इसके बारे में। अब चेनाब रिवर ब्रिज जो है आपका, चेनाब रेल ब्रिज इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि दिस इज हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज इज लाइक दिस which is having height of around 359 meters above Chenab river. So beneath this bridge Chenab river is flowing और ऐसे करके आपका आर्च ब्रिज फॉर्म में एक रेलवे लिंकिंग ब्रिज बनाया है आपका चेनाब रेल ब्रिज, ठीक है, जो आपके कटरा तक का आपका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज द हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज लोकेटेड 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर। इट इज 1315 मीटर लॉन्ग स्टील आर्च ब्रिज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर the distance it is covering. This bridge is about 1315 मीटर लॉन्ग, स्टील का बना हुआ है ये आपका। सेकेंडली आर्च ब्रिज है, दिस इज नॉट हैंगिंग ब्रिज बाय रोप्स और एनी केबल्स, ये आपका आर्च ब्रिज है आपका, डिजाइन टू विथस्टैंड सिस्मिक शॉक्स एंड एक्सट्रीम विंड कंडीशन। इट इज सेड दैट दिस ब्रिज कैन विथस्टैंड सिस्मिक एक्टिविटी ऑफ जोन 5। The whole जम्मू कश्मीर रीजन comes under this zone 5 earthquake, जो आपके मैपिंग है उसके जोन 5 के अंदर आता है। तो इट कैन विथस्टैंड एन अर्थक्वेक ऑफ 8 मैग्नीट्यूड, इतना 8 मैग्नीट्यूड तक का ये आपका जो अर्थक्वेक है उसको हैंडल कर सकता है ये ब्रिज, ठीक है। द ब्रिज इज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन रेलवे इंजीनियरिंग एंड एम्स टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। ये कनेक्टिविटी को एनहांस कर रहा है, कटरा तक का आपका रेलवे पहुंचा रहा है। इट इज बिल्ट टू बी ब्लास्ट प्रूफ है आपका, पहली बात, एंड इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द नेशंस मैक्सिमम इंटेंसिटी। जो मैं आपको बात कर रहा था, जोन 5 के जो आपके अर्थक्वेक फोर्सेज है उसको कहीं ना कहीं आपका मैनेज कर ले जा रहे हैं। सो इट हैज बीन डिजाइन टू विथस्टैंड हाई विंड स्पीड्स ऑफ अप टू 266 किलोमीटर्स पर आवर। इतनी 266 किलोमीटर पर आवर की आपके स्पीड को विथस्टैंड कर सकता है ये, विंड की स्पीड को। वंस ऑपरेशनल विद वंदे भारत ट्रेन इसमें ट्रैवल करेंगी। ट्रैवल टाइम बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर विल रिड्यूस टू जस्ट 3 आवर्स। नाउ यू हैव टू bear only 3 hours to travel from Katra to Srinagar, cutting down the current duration by 2 to 3 hours. अभी लगभग आपके approximately 6 hours के अराउंड ड्यूरेशन लगता है if you want to travel from Srinagar to Katra या कटरा से श्रीनगर में, but now this time has been reduced to only 3 hours इस ब्रिज के बनने के बाद से। So चेनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जो चेनाब नदी से 359 मीटर्स ऊपर स्थित है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च का ब्रिज है जिसे भूकंपीय झटकों और अत्यधिक हवा की स्थिति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पुल रेलवे इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका उद्देश्य जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क बढ़ाना है, जिसे हमने आपको देखा ही ऊपर कि इट एम्स टू रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। इसे विस्फोटक रोधी बनाया गया है और यह देश के अधिकतम तीव्रता वाले जोन 5 भूकंपीय बलों को झेलने में सक्षम है। सो इन इंडिया अर्थक्वेक जोन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 जोन, जिसमें से जो जोन फर्स्ट है वो कहीं ना कहीं हमने रिमूव कर दिया है। अभी जो सबसे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जोन वाला है एरिया है वो आपका जोन 5 के अंदर आता है, जिसमें से एक आपका जम्मू कश्मीर है। तो जो जोन 5 का 8 मैग्नीट्यूड तक का आपका जो अर्थक्वेक है उसके लिए रेजिलिएंट बनाया गया है इस ब्रिज को। सो इट तीव्रता वाले जोन 5 भूकंपीय बलों को झेलने में सक्षम है। इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा की गति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। वंदे भारत ट्रेनों के चालू होने के बाद कटरा और श्रीनगर की बीच की यात्रा का समय घटकर 3 घंटे रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा जी, आपका कनेक्टिविटी तो बढ़ा ही रहा है
साथ ही साथ आपका जो टाइम है टू ट्रैवल फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर उसको रिड्यूस कर दे रहा है टू 3 आवर्स। अब इसी के जैसे एक और आपका इसी प्रोग्राम जो आपका ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है आपका, उसका नाम है आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक एंड अदर प्रोजेक्ट। तो उसी के अंदर आपके ये 2 ब्रिजेस आपके आए हैं, चेनाब ब्रिज जो रेलवे ब्रिज है और आपका अंजी ब्रिज है। देख लेते हैं सेकंड जो ब्रिज है आपका, तो ये अंजी ब्रिज है आपका फर्स्ट केबल। जो आपका चेनाब ब्रिज है वो तो आपका चेनाब रिवर पे ही है। जो अंजी ब्रिज है आपका, इट हैज बीन मेड ओवर अंजी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। चेनाब हमें जैसे कि हमें पता ही है इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आपकी। इंडस की ट्रिब्यूटरी मैंने आपको जब इंडस वाटर ट्रीटी करा था उसमें बताई भी थी आपको कि देर आर 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। एक तो इंडस खुद ही है अपनी, देन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो चेनाब आपकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आउट ऑफ ऑल दोज 5 ट्रिब्यूटरीज। और ये आपका चंद्रा और भागा से मिलके बनी हुई है, जो कि आपके टंडी एक जगह पड़ती है आपके हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे वो दोनों रिवर्स आपके मीट करती हैं एंड आफ्टर दैट दे फ्लोज विद द नेम ऑफ चेनाब। सो द फर्स्ट केबल स्टेट। अब देखिए जो आपका जो चेनाब ब्रिज था, इट इज अ आर्च ब्रिज, जो कि ऐसे था, आर्च ब्रिज के फॉर्म में था। ये ब्रिज को जो सपोर्ट मिलता था फ्रॉम ए आर्च बीनीथ दिस रेलवे ब्रिज, ये सपोर्ट करता था। अब जो ये अंजी ब्रिज है आपका, ये फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। दिस इज केबल स्टेड। केबल स्टेड मीन्स कि दिस ब्रिज हैज बीन सपोर्टेड बाय केबल्स which all meet at a certain point। तो ये एक सर्टेन टावर पे आपके मीट हो रही होंगी सारी की सारी ये जो केबल्स है, और ये केबल से बंधा हुआ ये आपका ब्रिज है। तो ये जो उसका डेक है आपका, ये ब्रिज का जो डेक है वो आपका कहने ना कहीं केबल से बंधा हुआ है। तो दैट्स व्हाई द नेम केबल ब्रिज, केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। ठीक है, तो ये फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है built over Anji river, a tributary of Chenab। Just remember this thing कि Anji river is one of the tributary of Chenab river। longest आपकी tributary है, मतलब चेनाब रिवर जो है आपकी longest tributary of Indus river system। तो ये रैंकिंग की बात करें तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया आफ्टर चेनाब ब्रिज। तो फर्स्ट तो अभी हमने देखा है कि चेनाब ब्रिज जो है आपका वो फर्स्ट है आपका। सेकंड इसी लाइन में आपका सेकंड जो ब्रिज है आपका वो अंजी ब्रिज है आपका आफ्टर चेनाब। डिजाइन की बात करें तो ओरिजिनली प्लान्ड एज एन आर्च, इसको भी ओरिजिनली दे वांट टू मेक इट एज आर्च ब्रिज, बट उसका जो डिजाइन था वो चेंज टू स्टेबल केबल स्टेड ड्यू टू जियोलॉजिकल चैलेंजेस। तो यहाँ पे वो जो आर्च वाला जो फॉर्म था वो बनाना मुश्किल था, सो कहीं ना कहीं दे हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम आर्च ब्रिज टू केबल स्टेड ब्रिज। स्ट्रक्चरल डिटेल्स की बात करूं तो द टोटल लेंथ इज 725 मीटर्स। उसकी थी आपकी 1315 के आसपास थी, ये 725 मीटर्स की है, कंप्राइजिंग एन एंसिलरी वायाडक्ट, अप्रोच ब्रिज एंड सेंट्रल एम्बैंकमेंट। तो इसी के साथ साथ आपके इसमें एंसिलरी वायाडक्ट है आपका साइड से निकलने के लिए, सप्लीमेंट्री है। देन अप्रोच ब्रिज है उसका जो आगे से उसको अटैच कर रहा होगा कहीं ना कहीं, और एक सेंट्रल एम्बैंकमेंट है इसमें। फीचर्स की बात करूं तो इट इज सपोर्टेड बाय 96 केबल्स रेंजिंग फ्रॉम 82 टू 295 मीटर्स। तो इसमें इन टोटल दिस ब्रिज हैज बीन सपोर्टेड बाय 96 केबल्स, ठीक है, विद अ डेक विड्थ ऑफ 15 मीटर। जो डेक है आपका वो 15 मीटर का लॉन्ग, आपका जो चौड़ी पट्टी है आपका, जो ब्रिज है आपका वो 15 मीटर्स का लॉन्ग है, एंड इट हैज बीन सपोर्टेड बाय केबल्स अराउंड 96। हिंदी में देखिए तो अंजी ब्रिज रेलवे पुल है जो चेनाब नदी की एक सहायक नदी अंजी का पर बना हुआ है। रैंकिंग की बात करूं तो चेनाब ब्रिज के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है आपका। उसका याद रखना कि चेनाब ब्रिज आपका कहीं ना कहीं 359 मीटर्स अबव चेनाब रिवर है आपका, और ये हाइट आपकी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 35 मीटर्स ज़्यादा है ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपका यूएस में है। तो उससे 35 मीटर्स बड़ा है ये ब्रिज आपका। ये वाला फैक्ट भी कहीं ना कहीं आपका ये मेंशन था जो पीआईबी की जो रिपोर्ट थी, जो आपकी मैगजीन थी। सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो कि कहीं स्टेटमेंट में कोई कंपैरिजन आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 35 मीटर्स ये आपका बड़ा है आपका चेनाब ब्रिज। डिजाइन की बात करूं तो मूल रूप से इसे एक आर्च ब्रिज के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन भूवैज्ञानिक चुनौतियों के कारण इसे केबल स्टेड
ब्रिज में बदल दिया गया। तो पहले ये योजनाबद्ध तरीके से इसको एक आर्च ब्रिज ही बनाना था, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपके भू वैज्ञानिक चुनौतियाँ थी, जिसकी वजह से दे हैव डिसाइडेड टू गो विद केबल स्टेड ब्रिज। ये डिज़ाइन फिर आपका बाद में चूज़ किया गया। संरचना की विवरण की बात करूँ तो इसकी कुल लंबाई 725 मीटर की है, जिसमें एक सहायक पुल, पहुँच पुल, एक सहायक पुल, एक आपका सप्लीमेंट्री पुल बनाया गया इसी के साथ में, फिर एक पहुँच पुल है जो आपका अप्रोच कर रहा है सामने से, और एक केंद्रीय तटबंध शामिल है। विशेषता यह है कि इसमें 82 से 295 मीटर तक की लंबी 96 केबलों द्वारा समर्थित है, जिसकी डेक चौड़ाई 15 मीटर की है। देख लिया हमने स्पेसिफिकेशन, हमने फीचर्स में यहाँ पे देखी। सो जस्ट रिमेंबर कि ये आपका कहीं ना कहीं 725 मीटर्स का लॉन्ग ब्रिज था, और जो कि आपके इन कंपैरिजन चेनाब रिवर जो ब्रिज है आपका, उससे ये सेकंड हाईएस्ट है आपका। ये 1315 मीटर लॉन्ग है और वो 725 मीटर लॉन्ग है। लेंथ याद रखिएगा इन दोनों ब्रिजेस की। अब जो ये दोनों ब्रिजेस हैं, ये कहीं ना कहीं आपके एक आपका इंटीग्रेटेड जो स्कीम है आपकी, जो प्रोजेक्ट है आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक एंड अदर प्रोजेक्ट, उसी के अंदर ये दोनों के दोनों आपके आ रहे हैं। सो द USBRL प्रोजेक्ट कवरिंग अ लेंथ ऑफ 272 किलोमीटर्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड at a cost of approximately 43,780 crore rupees. The project comprises 36 tunnels spanning 119 kilometers and 943 bridges providing structural access. तो कहीं ना कहीं इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको, ये बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट है आपका, ये तीनों जगहों को जोड़ रहा है आपके बारामूला, उधमपुर और श्रीनगर को, जिसके अंदर आपको 36 टनल्स बनेंगे 119 किलोमीटर के लगभग, 943 ब्रिजेस बनने की बात करे गए, जो आपको स्ट्रक्चरल एक्सेस देंगे टू दीज रीजन्स। फिर थ्रू द चैलेंजिंग टेरेन इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन ऑल वेदर सीमलेस रेलवे लिंक। तो जो कश्मीर वैली है उसको एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने की बात कही गई है वाया दिस प्रोजेक्ट। तो वो इसमें इसका बिगेस्ट एम यही है कि ये कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ेगा आपका थ्रू एन ऑल वेदर सीमलेस रेल लिंक। सो ये आपका सीमलेस रेल लिंक है जिससे जोड़ने की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग श्री माता वैष्णो देवी कटरा विद श्रीनगर। तो ये 2 वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी चलाई गई है, दैट इज कनेक्टिंग श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जोड़ती हैं विद श्रीनगर से। पीएम मोदी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड द अंजी ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट एक्सीलेंस इन कटरा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यहाँ पे आपके बनाया गया है श्री माता वैष्णो देवी के नाम से, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड द अंजी ब्रिज जो आपका इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट एक्सीलेंस है कटरा के अंदर। ठीक है, हाइट वाइज ये आपका सेकंड है, और बट केबल स्टेट जो आपका रेलवे ब्रिज है एट सच एन इम्पेकेबल हाइट, तो वो आपका फर्स्ट है उस केस में। हिंदी में देख लेते हैं तो USBRL जो है परियोजना जो है आपकी, जिसकी लंबाई 272 किलोमीटर है, लगभग 43,780 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की गई है। इस परियोजना में 119 किलोमीटर में फैली 36 सुरंगें और 943 पुल शामिल है, जो चुनौतीपूर्ण भूभाग से होकर संरचनात्मक पहुंच प्रदान करते हैं। ये कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में निर्बाध रेल संपर्क के माध्यम से जोड़ता है। सो ये ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं फ्रॉम कश्मीर वैली टू रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत से जोड़ने की बात कर रहे हैं कश्मीर वैली को हर मौसम में निर्बाध रेल संपर्क के माध्यम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा को श्रीनगर से जोड़ने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, ये हमने देख ही लिया। फिर यहाँ पे एक आपका माता वैष्णो देवी आयुर्विज्ञान संस्थान आपका बनाया गया है, ये भी लॉन्च किया गया ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फिर की आधारशिला भी रखी। अंजी ब्रिज कटरा में भारत का पहला केबल स्टेट एक्सीलेंस ब्रिज है, ये पहला केबल स्टेट एक्सीलेंस ब्रिज है इन कटरा। तो दोनों ब्रिजेस के नाम, दोनों प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका है चेनाब रिवर ब्रिज जो 1315 मीटर लॉन्ग है आपका, और कहीं ना कहीं आपका वो 725 मीटर लॉन्ग के आसपास है।
मीटर है कि किलोमीटर है, सॉरी जस्ट जस्ट अ मिनट, हाँ मीटर्स लॉन्ग है आपके, ठीक है, वो 1315 मीटर लॉन्ग है और वो 725 मीटर लॉन्ग है आपका। किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फॉरेंसिक साइंस के यूनिट्स बने, एक यूनिवर्सिटी बनी है और कुछ कुछ सेंटर्स बने आपके छत्तीसगढ़ में। तो ये देख लेते हैं, ये न्यूज़ भी आपके काफ़ी चर्चा में रही। NFSU एंड CFSL कैंपस इन रायपुर छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली ऑन जून 22, 2025 यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो आपकी एक फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी का आपका इनॉग्रेशन किया गया है बाय अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम, और आपके कॉर्पोरेशन के भी यही हैं आपके मिनिस्टर। और एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी आपके कैंपस का भी यहीं स्टार्ट हुआ इन रायपुर छत्तीसगढ़, एंड वर्चुअली इनॉग्रेटेड द टेम्पररी कैंपस ऑफ NSFSU रायपुर। ठीक है, तो आपका इन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन आपका डाला है, नेशनल फॉरेंसिक फाउंडेशन स्टोन आपका रखा है ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के अंदर ही, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी आपके बना रहे हैं रायपुर के अंदर। जस्ट रिमेंबर द प्लेस, रायपुर छत्तीसगढ़ में आपके ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या एक यूनिवर्सिटी और एक लेबोरेटरी जो है आपका, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाय श्री अमित शाह जी। फिर इसी के अंदर आपने वर्चुअली इनॉग्रेट भी कराया, आपका टेम्पररी कैंपस बनाया NFSU का, अलॉन्ग विद, अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो है कि अलॉन्ग विद NFSU एंड CFSL द आई हब इनिशिएटिव। तो छत्तीसगढ़ के यूथ के लिए, जो आपके रूरल यूथ के, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए एक आई हब इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया इन छत्तीसगढ़ ऑन 22 जून 2025 इन ऑर्डर टू इनहांस एंटरप्रेन्योरशिप अमंग रूरल यूथ ऑफ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ का एरिया आपका वो ट्राइबल एरियाज में से एक आता है, जहाँ पर नक्सलाइट की जैसी समस्याएं भी काफ़ी देखने को मिलती है, स्पेशली जो दंतेवाड़ा वाला जो रीजन है, जो बस्तर वाला जो रीजन है, तो उनके यूथ को, आपके जो रूरल यूथ है या जो ट्राइबल यूथ है, उसको कहीं ना कहीं आपके स्किल, एडवांस स्किल प्रोवाइड करने के लिए ये आपका एक आई हब इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है, सो डैट दे कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन स्टार्टअप्स। तो वो ये चीज़ आपके आई हब इनिशिएटिव भी इसी के अलॉन्ग साइड आपका लॉन्च किया गया है। सो हाल ही में 22 जून 2025 को केंद्रीय विधि एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर की आधारशिला रखी और NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। सो इसके साथ साथ एक टेम्पररी आपका जो है साइंस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का टेम्पररी एक आपका परिसर भी आपका वर्चुअली आपका इनॉग्रेट किया गया। NFSU और CFSL के साथ 22 जून 2025 को छत्तीसगढ़ में आई हब पहल का भी शुभारंभ किया गया फॉर रूरल यूथ ऑफ छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं इस न्यूज से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें। सो जो NFSU जो कैंपस था ये स्टैब्लिश किया गया एट कॉस्ट ऑफ ₹145 करोड़। ये सब फिगर्स आपको जस्ट देख लीजिए एक बार, ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपका जो रीजन है जहाँ पे ये लॉन्च किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रायपुर छत्तीसगढ़, और एक आई इनिशिएटिव आप ध्यान रखिएगा। जस्ट यहाँ पे जो आपका जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है ये रायपुर छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन जस्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी चीज़ें सिर्फ एक डेटा के तौर पे आप देख लीजिए कि कॉस्ट ऑफ अराउंड 145 करोड़ इसमें लगा है बनाने के लिए। CFSL की जो फैसिलिटी है वो 123 करोड़ में बन रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट 268 करोड़ का है। सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NFSU 16 कैंपसेस इनिशिएट हो जाएंगे इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 7 ऑफ विच आर ऑपरेशनल आपके, जो अभी चल ही रहे हैं, और 9 अप्रूव हो गए हैं। ये सब बाकी जो डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही आप याद रखिएगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन दिस होल न्यूज़ कि अमित शाह जी हैज़ लॉन्च्ड या पुट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NFSU एंड CFSL कैंपसेस इन रायपुर छत्तीसगढ़, और इसी के साथ he had also started this I hub initiative। started this I hub initiative, 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 started this I hub initiative
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलें, अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ आवर रेलवे स्टेशंस। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वी हैव गिवन पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू अचीव आवर एम ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2047। तो जो पहले भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोग्राम्स थे, फॉर एग्जांपल नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसी के एडिशन में हमने और भी जो रेलवेज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा ये नया मिशन लॉन्च किया गया है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन। तो ये जो 103 जो रेलवे स्टेशन थे उनको रीडेवलप कर दिया गया था, तो उसी का आपने इनॉग्रेट करा है रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन को अक्रॉस 86 डिस्ट्रिक्ट इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज। सो ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जो आपका यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स है, जो आपके स्टेटमेंट वाइज अब पूछने लगे हैं, तो उसमें वो आपके स्टेटमेंट में आपका डेटा कहीं ना कहीं प्रेजेंट मिलेगा कि 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो वो आपका कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। तो 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन है इसमें, और ये बने किसमें 86 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो 18 स्टेट्स के अंदर आपका स्टेट से यूटीज के अंदर आपके पड़ते हैं। तो ये आपके रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेशन करा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, ये आपका कहाँ से आपका ये इनॉग्रेट किया गया, प्लेस भी याद रखिएगा, बीकानेर राजस्थान। सो इनॉग्रेशन जो प्लेस है आपकी, इनॉग्रल जो प्लेस है आपकी, वो आपकी बीकानेर है राजस्थान ऑन May 22, 2025। सो अबाउट द स्कीम ABSS की बात करें तो इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवे, पता ही है कि रेलवे से रिलेटेड स्कीम है। सो इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवे इन December 2022, एम्स टू रीडेवलप 1309 रेलवे स्टेशन इनटू मॉडर्न इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स अक्रॉस इंडिया। सो जो इस प्लान जो आपका जो स्कीम है उसका प्लान ही यही है कि अराउंड 1309 रेलवे स्टेशन को हमने रीडेवलप करना है, जिसके अंदर 103 यहीं पे आपके रीडेवलप करके इनॉग्रेट कर दिए गए। अब ये क्या है, इनको इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स बनाने की बात करेंगे। वैसे भी हमारा जो टारगेट वही है कि जो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है हमारी जो डबल डिजिट्स में, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए वी हैव दिस एम ऑफ डेवलपिंग और मॉडर्नाइजिंग आर रेलवे दिस स्टेशंस। और पोर्ट टर्मिनल्स बनाने की बात करें, MMTs बनेंगे, मल्टी मॉडल आपके जो टर्मिनल्स बन रहे हैं, तो वो सारा आपका देखने को मिलेगा लॉजिस्टिक सेक्टर में। सो उसी के जैसा एक आपका रेलवे स्टेशन को भी हम लोग यहाँ पे रीडेवलप करने की बात कर रहे हैं। सो स्टेशंस आर रीडेवलप्ड इन फेजेस विद लोकेशन स्पेसिफिक प्लान्स बना रहे हैं हर स्टेशन के लिए। ऐसा नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच वाली चीज़ है, तो इसमें हर लोकेशन के हिसाब से, स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक प्लान्स बनाने की बात करी जा रही है। कंबाइनिंग मॉडर्न एमिनिटीज विद रीजनल आर्किटेक्चरल थीम्स। तो जो आपके रीजनल आर्किटेक्चरल थीम्स है उसको भी कहीं ना कहीं आपका ध्यान में रखा गया है। वो जो प्लानिंग है आपकी रीजनल प्लानिंग के हिसाब से आपको रीडेवलप करने की बात करी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच वाली चीज़ है, वो नहीं है। स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लोकेशन स्पेसिफिक प्लान्स होंगे हमारे। एग्जाम्पल द्वारका जो आपका बना है वो द्वारकाधीश टेम्पल के पास रीडेवलप किया गया है इसी के अंदर। सेकंड हमारा अहमदाबाद के अंदर मोदेरा सन टेम्पल, जो हमारा जो सन टेम्पल है आपका, उसको रीडेवलप करा गया है। देन कुंभाकोम कोनाम जो चोला स्टाइल में बना हुआ है, उसको चोला स्टाइल के हिसाब से रीडेवलप करने की बात करी गई है। फिर जो गुरुग्राम हमारा जो स्टेशन है आपका, उसको मॉडर्न अर्बन डिजाइन के हिसाब से बनाया गया है। सो जो लोकल फैक्टर्स है आपको कहीं ना कहीं दे हैव kept all the local factors in mind before redeveloping all these railway stations। हिंदी में देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर में, जो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जहाँ से इनॉग्रेट करा गया है, तो राजस्थान के बीकानेर से इनॉग्रेशन हुआ है इसका, कि बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS के तहत 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में शुरू की गई इस योजना के बारे में ABSS का उद्देश्य पूरे भारत में 1309 रेलवे स्टेशनों
को आधुनिक एकीकृत परिवहन केंद्रों के रूप में पुनर्विकास करना है। स्टेशनों का पुनर्विकास स्थान विशिष्ट योजनाओं के साथ चरणों में किया जाता है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं को क्षेत्रीय स्थापत्य विषयों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो क्षेत्रीय स्थापत्य विषयों है उसी के साथ जोड़ने की बात की गई है। ये नहीं है कि रीडेवलप करने की बात करी गई है तो एक आपका सेंटर के से प्लान आएगा और उसी को हर जगह आपका अप्लाई कर दिया जाएगा, नहीं, ये आपका लोकेशन स्पेसिफिक प्लान बनाने की बात कर रहे हैं। तो आधुनिकीकरण इन जो आपके रेलवे स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण इस हिसाब से किया जाएगा कि क्षेत्रीय स्थापत्य विषयों को भी ध्यान दिया जाए। उदाहरण के तौर पर देखें तो द्वारका जो आपका इसमें किया गया, द्वारका का रीडेवलपमेंट किया गया। द्वारका जो स्टेशन है आपका द्वारकाधीश टेम्पल के पास, अहमदाबाद में मोढेरा सूर्य मंदिर के पास जो रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलप किया गया। कुंभकोणम को चोला स्टाइल में ही आपका चोल शैली में ही आपका कहीं ना कहीं रीडेवलप करा गया है। और गुरुग्राम जो आधुनिक शहरी डिजाइन है उसके तहत आपका रीडेवलप किया गया है। सो जी ध्यान रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जिसके अंदर आपके 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन है आपके, जो कि 86 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो 86 डिस्ट्रिक्ट आपके कैटर कर रहे हैं 18 स्टेट्स एंड यूटीज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, वेव समिट 2025। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये कहीं ना कहीं आपकी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपके वेव्स की फुल फॉर्म आपके पूछी जा सकती है इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बीपीएससी में बहुत बार हमने देखा है, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसके अंदर और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये वेव समिट 2025 है। ऑन May 1, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वेव्स 2025 समिट इन मुंबई। सो पहली बात तो ये आपका जो समिट है वेव्स का, ये आपका लॉन्च किया गया है फ्रॉम इन मुंबई। द इवेंट अंडरस्कोर्ड इंडियाज ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन द ऑरेंज इकोनॉमी। जो टर्म है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज के अंदर वो है ऑरेंज इकोनॉमी का, या उसी को हम लोग क्रिएटर इकोनॉमी भी बोलते हैं। देखेंगे आगे इसको, ये क्या टर्म है आपका। 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुंबई में इसका उद्घाटन हो रहा है। इस आयोजन ने ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटर इकोनॉमी में भारत को बढ़ती प्रभुता को रेखांकित किया। की हाइलाइट्स की बात करें तो वेव्स बाजार बनाए जाएंगे, वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ग्लोबल ई मार्केट प्लेस। तो वेव बाजार एक टाइप के आपके ग्लोबल ई मार्केट प्लेस है फॉर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। जो इंडिया के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं आपके, जो यूट्यूबर्स हैं या और भी जो प्लेटफॉर्म से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आपका ग्लोबल ई मार्केट प्लेस बनाया गया है। एक आपका इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है इन वेव्स बाजार के फॉर्म में। इट एम्स टू कनेक्ट इंडियन टैलेंट विद इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, देयर एम इज टू सर्व इंटरनेशनल मार्केट्स। तो जो भी इंडिया का टैलेंट है हमारा, जो भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आपके कैसे इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्म करें या वहाँ से अपनी चीज़ों को अपना सेल आउट करें, उसके लिए ई मार्केट प्लेस आपका कहीं ना कहीं ये रेडी किया गया है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बाजार। सो अहेड ऑफ द समिट द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस $1 बिलियन फंड टू एक्सेलरेट द क्रिएटर इकोनॉमी। तो जो ऑरेंज इकोनॉमी है आपकी, जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जो नए नए हमारे जो क्रिएटर्स आ रहे हैं आपके, जो इनोवेशन जो आपके टैलेंट आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपको फंड करने के लिए बिफोर दिस समिट दे हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ फंड ऑफ $1 बिलियन। आगे देखते हैं इसी वेव्स समिट के अंदर। तो वेव्स की फुल फॉर्म आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, यह वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेव्स आपका कहीं ना कहीं आपका ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री से, ये जो आपका सोशल मीडिया वाली जो चीज़ है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है आपकी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आपके रिलेटेड है। इज अ ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो सिंपल से आप लोग ये गेस कर सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट करा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही आपकी सोल रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज रेगुलेशन। तो उसी ने आपका ये ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज करा। आपका
WAVES, World Audio Visual and Entertainment Summit. It serves as a platform to promote innovation. इनोवेशन प्रमोट कर रहा है, रेगुलेशन लेके आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर. द टैगलाइन ऑफ वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी. टैगलाइन क्या है वेव्स 2025 की? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज. जैसे कि हमने यहाँ पे आगे देखा भी आपका कि एक ई मार्केट, एक ग्लोबल ई मार्केट प्लेस बनाने जा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है टू कैटर इंटरनेशनल मार्केट. और उसी के अंदर ये थीम आपका फिट हो रहा है, बिल्कुल सही, कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज. अब ऑरेंज इकोनॉमी जो इसमें टर्म था, जब क्रिएटिव इकोनॉमी जो टर्म था वो देख लेते हैं. सो द ऑरेंज इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव इकोनॉमी encompasses economic activities rooted in creativity, culture and intellectual property. It includes sectors such as arts, media, design, fashion, software and entertainment where value is derived from human creativity and innovation. So all those sectors where human creativity is there or innovation is there is said to be orange economy. सिंपल सी बात कहूँ, सो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपके रूटेड है आपके क्रिएटिविटी के अंदर, कल्चर के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, तो वो आपके कहीं ना कहीं ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट बनती है. फॉर एग्जांपल आर्ट हो सकता है, मीडिया हो सकती है, डिज़ाइन हो सकता है, फैशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट. तो जो भी आपका ह्यूमन क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर रहा है, इनोवेशन दिखा रहा है, टैलेंट शोकेस कर रहा है आपके इंडिविजुअल्स का, वो आपके ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है. The term was popularized by Colombian economist Philip Buitrago. So just remember one more thing कि ये जो टर्म है आपका ऑरेंज इकोनॉमी का, it was popularized by Colombian economist थे आपके Philip Buitrago, जिन्होंने ये टर्म आपका कहीं ना कहीं पॉपुलराइज कर गया, एंड इवान ड्यूक इन देयर बुक ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी. तो ये दोनों बंदों के नाम याद रखना आप, Philip Buitrago एंड इवान ड्यूको. इनकी जो बुक थी ऑरेंज इकोनॉमी, नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है एक इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है. वैसे भी देखा ही कि आज के डेट में जो आपके यूट्यूबर्स हैं, या जो यूट्यूब एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म हो गया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेवेन्यू जनरेशन. जो आपके इंडिविजुअल्स है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आपके, वो काफ़ी सारा आपका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. तो उसी के अंदर ये इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी आपका कहीं ना कहीं दे रहा है ऑरेंज इकोनॉमी. और जो आने वाला जो टाइम है उसमें सारे के सारी चीज़ें जो है आपके वो ऑनलाइन ही होने वाली है. सो आपका उसी के लिए आपने $1 बिलियन का फंड भी आपने बना दिया है डेडिकेटेड टू एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ दिस ऑरेंज इकोनॉमी इन इंडिया. दोबारा देख लेते हैं. वेव समिट आपकी फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट. ठीक है. सेकंड जो चीज़ है आपकी जो टैगलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज. फिर आपका जो ई प्लेटफॉर्म जो ये क्रिएट कर रहा है टू कैटर ग्लोबल मार्केट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें याद रखिएगा. फिर द टर्म वॉज गिवन बाय या पॉपुलराइज्ड बाय फिलिप बुट्रागो एंड इवान डूको, ये याद रखिएगा. और उनकी बुक का नाम तो ऑब्वियस ही है, एंड द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है. सो वी आर एमिंग फॉर नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन. तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे जो डिजीजेस है, इंडिया वांट्स टू बिकम फ्री ऑफ ऑल दोज डिजीजेस. फॉर एग्जांपल टीबी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं, टू एलिमिनेट टीबी कंप्लीटली फ्रॉम इंडिया. और उस गोल का जो हमारा जो टारगेट है वो है 2025. जो करंट ईयर है ये 2025 हमारा टीबी मुक्त भारत बनाने का ईयर है. दिस इज 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030, जो कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है टू मेक वर्ल्ड फ्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. 2030 है. इंडिया ने 2025 में डिक्लेयर करा था कि वी विल गोइंग टू अचीव टीबी फ्री इंडिया. ऐसे ही हमारा जो पोलियो वायरस है, इन 2014 वी हैव डिक्लेयर्ड इंडिया पोलियो वायरस फ्री. ऐसे ही इसी में हमने स्मॉल पॉक्स वाली जो चीज़ है वो भी जस्ट आप याद रखिएगा कि इंडिया हैड डिक्लेयर्ड 1979 एज द ईयर व्हेन वी बिकम स्मॉल पॉक्स फ्री नेशन. सो ऐसे ही बहुत सारे डिजीज़ को हमने एलिमिनेट करने की बात करें, तो उसी आपके जो सीरीज़ है उसी में आपका एक आपका मीजल्स रूबेला वाली जो चीज़ है, MR के जो वैक्सीन लगती है इन दोनों डिजीज़ के लिए, तो उसको भी फ्री बनाने की बात करिए टिल 2026. सो नेशनल जीरो मीजल्स
रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन है हमारा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा ऑन अप्रैल 24, 2025 वर्चुअली लॉन्च द नेशनल जीरो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26। ठीक है, तो आपका हेल्थ मिनिस्टर ने आपका ये लॉन्च किया है। इट वॉज लॉन्च ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। जो आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इम्यूनाइजेशन वीक है कि इम्यूनाइजेशन वीक हमारा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 24 to 30 अप्रैल। उसी के फर्स्ट डे पे ही हैड लॉन्च दिस मिशन नेशनल जीरो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज गोल ऑफ एलिमिनेटिंग मीजल्स एंड रुबेला बाय 2026। तो गोल याद रखिएगा कि टिल व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रुबेला वो है 2026। ठीक है, पोलियो वायरस फ्री हम हो गए थे 2014 में, स्मॉल पॉक्स फ्री हम लोग हो गए थे 1979 में। ऐसे ही हमारा टारगेट टीबी के लिए भी था, ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी था कि इंडिया वांट्स टू बिकम टीबी फ्री टिल 2025, जो ये करंट ईयर है। अब कितना हमने अचीव करा वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे, बट अभी 2026 तक का हमारा एम है टू बिकम मीजल्स एंड रुबेला फ्री नेशन। हिंदी में देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इसे विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 के पहले दिन लॉन्च किया गया, जो 2026 तक खसरा और रुबेला उन्मूलन के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 2026 तक का हमारा टारगेट ही है कि वी हैव टू बिकम मीजल्स एंड रुबेला फ्री। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो एमआर का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो हमारा जो इंद्रधनुष मिशन जो हमारा 2014 का जो आपके इंद्रधनुष मिशन, जिसमें बहुत सारे आपके कुछ अप्रॉक्सीमेटली 11 डिजीज़ को टैकल करने के लिए वैक्सीन्स लगाई जाती है, उसमें से एक आपका मीजल रुबेला की भी वैक्सीन है आपके। उसके अंदर बहुत सारी आपकी वैक्सीन है, जैसे डीपीटी की वैक्सीन है आपके, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस वाली जो वैक्सीन है डीपीटी, उसी के जैसे ही आपका एक एमआर की वैक्सीन भी आपकी इसी के अंदर मिशन इंद्रधनुष के अंदर आपकी है। अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ड्यू टू मीजल्स एंड रुबेला हाई इन्फेक्शन रेट, इंडिया हैज सेट अ गोल टू एलिमिनेट दीज डिजीज बाय 2026। तो हमारा एम ही यही है कि वी वांट टू एलिमिनेट दीज डिजीजेस बाय 2026। अब अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यही हमारा मिशन इंद्रधनुष यही चीज़ को आपका कहीं ना कहीं टैकल करता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 2 doses of MR vaccine are provided free of cost to all the eligible children at 9 to 12 months and 16 to 24 months of age respectively। तो 2 वैक्सीन इसमें आपके MR वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है टू ऑल द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। वो आपके 9 से लेके 12वें महीने तक लगती है। दूसरा जो डोज लगता है आपका 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज तक लगता है। करंटली इंडिया का MR वैक्सीनेशन कवरेज स्टैंड्स एट 93.7%। ये वैक्सीनेशन कवरेज है हमारा MR वैक्सीन की बात करूं तो मैं फॉर द फर्स्ट डोज HMIS डेटा के हिसाब से, और 92.2% है फॉर द सेकेंड डोज। ध्यान रखिएगा दोनों डोज का आपका जो कवरेज रेशियो है आपका, फर्स्ट डोज का ज़्यादा है, 93.7% कवर करता है आपके फर्स्ट डोज को, और सेकेंड डोज जो है आपका वो कहीं ना कहीं 92.2% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपका देखा गया मतलब लगाया जाता है। सो खसरा और रुबेला के उच्च संक्रमण के कारण भारत ने 2026 तक इन बीमारियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सभी पात्र बच्चों को क्रमश 9 से 12वें महीने और 16 से 24 महीने की उम्र में खसरा रुबेला टीके की 2 खुराकें मुफ्त दी जाती हैं। वर्तमान में भारत में MR टीकाकरण कवरेज पहली खुराक के लिए 93.7% है 2024-25 में HMIS के डेटा के अनुसार, और दूसरी खुराक के लिए 92.2% आपका परसेंट जो लोगों में कवरेज देखा गया। अब नेशनल जीरो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन जो है इन 2024, थोड़ा और जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में।
India has recorded a remarkable decline of 73% in measles cases and a 17% reduction in rubella cases in comparison with 2023. So last year 2024 में remarkable reduction देखा गया है of 73% in the cases of measles and rubella as compared to 2023. India's plan for eliminating measles and rubella includes a comprehensive framework. क्या है हमारा जो पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है टू एलिमिनेट दिस मीजल्स रूबेला इन्फेक्शंस, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है हमारा. एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है. अंडर दिस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क वी हैव इम्यूनाइजेशन, फुल कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन होना है हमारा टू अचीव एंड मेंटेन हाई पॉपुलेशन इम्यूनिटी विद मोर देन 95% वैक्सीनेशन कवरेज. तो हमारा कहीं ना कहीं ये मोर देन 95% या कंप्लीट वैक्सीनेशन कवरेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, 2 डोजेज ऑफ मीजल्स एंड रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. तो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में 2 डोसेज तो आपके कंपल्सरी है ही है फॉर मीजल्स एंड रूबेला. अब एक और जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि इन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीज एक्सेप्शनल एफर्ट्स इन प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स एंड रूबेला, इंडिया वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस Measles and Rubella Champion Award by Measles and Rubella Partnership at the American Red Cross headquarters in Washington DC on March 6, 2024. So हमने ये जो रिडक्शन करा है 73% का आपने लास्ट ईयर, तो फॉर दैट एफर्ट वी हैव अवॉर्डेड विद Measles and Rubella Champion Award by Red Cross Society which is headquartered in Washington DC. तो अमेरिका की जो रेड क्रॉस सोसाइटी ने उसने हमारे को ये अवार्ड दिया है, मीजल एमआर चैम्पियन अवार्ड दिया है फॉर आवर एफर्ट वेयर वी हैव रिड्यूस 73% केसेस ऑफ मीजल्स एंड 17% रिडक्शन इन रूबेला के केसेस में इन कंपैरिजन टू 2023. हिंदी में देखते हैं तो 2024 में भारत में 2023 की तुलना में खसरे के मामलों में 73% और रूबेला के मामलों में 17% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए भारत की योजना में एक व्यापक रूपरेखा शामिल है. टीकाकरण देश के प्रत्येक जिले में खसरा और रूबेला युक्त टीकों की 2 खुराक के साथ 95% से अधिक टीकाकरण कवरेज के साथ उच्च जनसंख्या प्रतिरक्षा प्राप्त करना और उसे बनाए रखना. तो 95% से अधिक का कवरेज की बात कर रहे हैं ये लोग. ठीक है, कि हमने 2 डोसेज तो कंपलसरी देनी ही देनी है इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, जिससे कि 95% हमारा कवरेज जो है वी कैन अचीव दैट कवरेज. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, नेशनल न्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, वो है हमारा काशी तमिल संगम 3.0. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये आपका. कहीं ना कहीं मेंस में भी ये आशा थी कि पूछा जा सकता है, बट मेंस में सच कोई क्वेश्चन नहीं था इस पे. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो द 3rd एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम KTS 3.0, अ कल्चरल कॉन्फ्रेंस बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी इज बीइंग हेल्ड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवेंट था आपका, दिस इवेंट टुक प्लेस इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश. एक तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली जो आपका जो इस इवेंट का टाइम पीरियड रहा, जो आपका जिस समय ये हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके कहीं ना कहीं जो कुंभ मेला था उसी के साइमल्टेनियसली आपका ये वाराणसी में इवेंट चल रहा था. दैट्स वाई ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस तमिल संगम काशी तमिल संगम हैव विजिटेड अयोध्या मंदिर, जो अयोध्या का न्यूली इनॉग्रेटेड आपका राम मंदिर है, उसको भी कहीं ना कहीं आपके विजिट किया गया बाय द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस काशी तमिल संगमम. अब की हाईलाइट्स देख ही लेते हैं. तो काशी तमिल संगमम KTS 3.0 कोइंसाइड्स विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कोइंसाइड्स विद द महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज. तो प्रयागराज में आपका महाकुंभ मेला चल रहा था आपका, उसी से कोइंसाइड करता हुआ ये इवेंट आपका काशी तमिल संगमम हुआ वाराणसी में. एंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट राम मंदिर इन अयोध्या. So all the participants has this opportunity to visit Ram Mandir in Ayodhya for the first time post inauguration. अब जो फर्स्ट इसका जो KTS का जो इवेंट हुआ था आपका, that was in 2022.
वाइल जो सेकंड जो इवेंट आपका था ये 3.0 है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द थर्ड इवेंट, ठीक है। फर्स्ट आपका 2022 में हुआ, सेकंड आपका 2023 में हुआ एट नमो घाट इन वाराणसी। नया आपका घाट बना है, बनारस के बहुत सारे घाट हैं आपके, तो उसमें से एक आपका नमो घाट है जहाँ पे आपके वो जो शिव जी का आपके हैंड्स, आपका पोस्टर जो स्टैचू बना हुआ है वो नमो घाट है आपका। वहाँ पे आपका ये जो सेकंड आपका था 2023 में, ये सेकंड इवेंट आपका वहाँ पे आपका हुआ। इट फीचर्स अराउंड 1000 डेलीगेट्स फ्रॉम तमिलनाडु अक्रॉस 5 कैटेगरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे आपके तमिलनाडु से, दे वर क्लासिफाइड, दे वर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज में आपके पार्टिसिपेशन आया, ठीक है। फर्स्ट आपके स्टूडेंट्स रहे, आपके सेकंड टीचर्स रहे, थर्ड राइटर्स, फोर्थ फार्मर्स आर्टिसंस रहे, फिफ्थ आपके प्रोफेशनल्स एंटरप्रेन्योर्स और एसएचजीज वगैरह रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी आपके थोड़े नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, देख लेते हैं। सो आपके जो टीचर्स और स्टूडेंट थे वो आपके एक आपके फर्स्ट कैटेगरी में थे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में आपके सॉरी स्टूडेंट, टीचर्स और राइटर्स आपके एक कैटेगरी में थे, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में आपके फार्मर्स आर्टिसंस रहे, थर्ड में आपके प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स थे, फोर्थ में एसएचजीज और कुछ विमेन थी, वो रही आपकी जो वुमेन फार्मर्स वगैरह, और फिफ्थ में आपके इनोवेशन कम्युनिटीज रही, ठीक है। ऑल दोज कम्युनिटीज विच आर इन्वॉल्व इन इनोवेशन R&D वो आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे फिफ्थ कैटेगरी में रहे। तो ये 5 कैटेगरीज में आपके डिवाइडेड थे, स्टूडेंट, टीचर्स, राइटर्स, देन वी हैव फार्मर्स आर्टिसंस, फिर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, एसएचजी वाले लोग, और लास्टली वी हैव इनोवेशन कम्युनिटीज। तो ये आपके 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में देखें तो काशी तमिल संगमम KTS 3.0 प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के साथ मेल खाता है और उद्घाटन के बाद पहली बार अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का अवसर प्रदान करता है। KTS का पहला संस्करण 2025 में, दूसरा 2023 में आयोजित किया गया था। तो पहला आपका KTS 1 जो हुआ है वो 2022 में हुआ है, दूसरा 2023 में हुआ है। इसमें तमिलनाडु से 5 श्रेणियों में लगभग 1000 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें छात्र, शिक्षक, लेखक आएंगे पहले कैटेगरी में, किसान कारीगर दूसरे में, पेशेवर उद्यमी तीसरे में, स्वयं सहायता समूह और कुछ महिलाएं, फार्मर्स वगैरह वो थर्ड में आपके, और नवाचार समुदाय कहीं ना कहीं फिफ्थ जो आपका कैटेगरी है उसमें। ऑल्सो ज्वाइंड बाय 200 तमिल ओरिजिन जो आपके स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जो आपका ये पूरा का पूरा इवेंट है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहली चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो उसके जो आपके को होस्ट करने वाले जो आपके थे वो IIT कानपुर था अलॉन्ग विद IIT चेन्नई। तो ये दोनों आपके जो थे आपके कहीं ना कहीं आपके मिलके कर रहे थे, ठीक है। और इसमें BHU जो आपका वाराणसी में, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल था। सो ऑल्सो ज्वाइंड बाय 200 तमिल ओरिजिन स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करी गई है, वो आपके यही आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, जैसे BHU जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आपका नीचे से अगर मैं बात करूँ तो IIT मद्रास। एनहांसिंग द इवेंट्स डाइवर्सिटी एंड एंगेजमेंट, सेंट्रल थीम जो रहा इसका लेगेसी ऑफ सेज अगस्त्य। तो जो ये आपका संगमम माना जाता है तमिल और काशी का, सो बेसिकली it has been conducted in order to celebrate sage अगस्त्य। जो अगस्त ऋषि थे, अगस्त मुनि थे, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए ये आपका इवेंट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 200 तमिल मूल के छात्र भी इसमें शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की विविधता और सहभागिता और बढ़ गई। केंद्रीय विषय ऋषि अगस्त की विरासत। तो जो सेंट्रल थीम रहा आपका वो ये था, लेगेसी ऑफ सेज अगस्त्य। अब जो ये काशी तमिल संगमम है, ये है क्या चीज़, इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो जान लेते हैं। सो इट्स अ कल्चरल इनिशिएटिव दैट एम्स टू सेलिब्रेट द डीप रूटेड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज एंड स्ट्रेंथन द एंशिएंट सिविलाइजेशनल बॉन्ड बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी वाराणसी, ठीक है। सो तमिलनाडु जहाँ पे आपका जो संगम एरा है आपका, वो कहीं ना कहीं आपका तमिलनाडु में माना जाता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आया आपका UP PCS मेंस के अंदर, जो GS फर्स्ट का जो पेपर है
उसमें ये क्वेश्चन भी था आपका रिलेटेड टू संगम एज, तो वो आपका तमिलनाडु में मानी जाती है, मदुरई आपका जो रीजन है उसमें देखा गया है। तो उसके बीच में और काशी जो वाराणसी में पड़ता है आपका, काशी विश्वनाथ का फेमस टेम्पल है आपका वाराणसी में, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं सिविलाइजेशनल टाइज माने जाते हैं। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग काशी तमिल संगम। सो द इवेंट अलाइंस विद द एक भारत, ये जो आपका जो इवेंट है आपका, इट अलाइंस विद एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव एम्फसाइजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। तो जो नॉर्थ साउथ को जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं समझने के लिए, ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ये इवेंट आपका ऑर्गेनाइज किया जा गया है अंडर द पैन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन काशी उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु डेट बैक टू द 15th सेंचुरी व्हेन किंग पराक्रम पांड्या ऑफ मदुरई। तो ये आपका पांड्या किंग रहे आपके पराक्रम पांड्या मदुरई के, who traveled to Kashi to bring back a sacred lingam for his temple शिवा काशी तमिलनाडु। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि काशी विश्वनाथ जो आपका एक सीट है ऑफ लॉर्ड शिवा की, जहाँ पे आपके सेक्रेड आपका जो लिंगम प्रेजेंट है आपका, अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज ये भी माना गया है कि जो आपके अहिल्याबाई होलकर जी थी, उन्होंने वो जो आपका जो लिंगम वहाँ पे जो प्रेजेंट है अभी, जो आपका अभी जो करंट डेट पे जो आपका लिंगम वहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं आपका जो नीचे की महाराष्ट्र के पास कोई रिवर है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट रिवर, बट वहीं से कोई रिवर से आपके वो अहिल्याबाई होलकर जी आपके वो लिंगम आपका लेके आती है और यहाँ पे आपके उसको स्थापित कर देती है यहाँ पे काशी विश्वनाथ में। क्योंकि काशी विश्वनाथ का टेम्पल के अंदर जो आपका लिंगम जो प्रेजेंट था आपका, जो ज्योतिर्लिंग प्रेजेंट था, वो औरंगजेब के टाइम पे कहीं ना कहीं आपका वो चीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, और वो जितना वो जो कुआं है वहाँ पे, जो वेल वहाँ पे जो प्रेजेंट है, उसके अंदर वो सारा का सारे वो जो आपके वहाँ पे जो भी सीयर्स थे, वहाँ पे जो भी पंडित थे, वो उसको लेके सब कूद गए थे। तो माना जाता है कि जब अहिल्याबाई होलकर विजिटेड दैट प्लेस तो उनको वो लिंगम का दर्शन नहीं हुए। सो उसके बाद फिर वो उन्होंने वो कुएं से जाके प्रार्थना करती है कि मेरे को अपने दर्शन दीजिए, और फिर उनके सपने में आपके ये चीज़ आती है कि आपका शायद नर्मदा वो रिवर है जहाँ से वो लिंगम आपका लेके आती है आफ्टर बेदिंग इन दैट होली रिवर, और उसके बाद फिर वो आपके कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे आके उसको स्थापित कर देती है। तो उसी वही जो आपका लिंगम जो था, उसी को आपके जो किंग पराक्रम पांडे जी हैं मदुरई के, वो ट्रैवल करते हैं काशी तक का, और एक सैक्रेड लिंगम वहीं से उसका पार्ट लेके आते हैं फॉर हिज ओन टेम्पल इन शिवकाशी तमिलनाडु। फिर द पांड्या रूलर्स ऑल्सो स्टैब्लिश द काशी विश्वनाथर टेम्पल इन तेनकाशी। तो आपका उसी के जैसा ही आपका एक और काशी विश्वनाथर टेम्पल बनता है तेनकाशी में, लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु नियर द केरला बॉर्डर। ठीक है, तो मदुरई से आपका जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उस जगह पे केरला बॉर्डर के पास ये आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाते हैं, सिमिलर टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन काशी वाराणसी। सो दिस डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल कनेक्शन अंडरस्कोर द एसेंस ऑफ काशी तमिल संगमम इनिशिएटिव। तो ये जो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन देखा गया है, तो ये जो आपका कहीं ना कहीं आपका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ऑफ दिस प्लेस, तो वो आपका कहीं ना कहीं आपका इस इवेंट के थ्रू हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी में देख लेते हैं। तो काशी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंध 15वीं शताब्दी से है, जब मदुरई के राजा पराक्रम पांड्या अपने मंदिर शिवकाशी तमिलनाडु के लिए एक पवित्र शिवलिंग लाने हेतु काशी गए थे। पांड्या शासकों ने केरल सीमा के निकट दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित तेनकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की भी स्थापना की। तो ये तेनकाशी आपका जगह है जो दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु में आता है। तेनकाशी जगह में आपका सिमिलर आपका काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया है। सो ये गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध काशी तमिल संगमम पहल के सार को रेखांकित करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट काशी विश्वनाथ टेम्पल, अबाउट काशी तमिलनाडु संगमम 3.0, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो भी हमने देखा उसको आप रखिएगा याद, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट जो इसी के आगे जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया अभी, जो नोडल मिनिस्ट्री है आपके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो इन कोलैबोरेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो आपकी ऑर्गेनाइज करने वाली थी इस इवेंट को, मतलब जिन्होंने किया, नोडल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हुआ है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है आपका, इस संगमम का सिंपल आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि नॉलेज शेयरिंग होगी आपकी। तो दिस इवेंट इज एनकरेजिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, आर्टिसंस एंड प्रोफेशनल। एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात की गई है। इट इज फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम इन अलाइनमेंट विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो कहीं ना कहीं आपका ये एकेडमिक कोलैबोरेशन करने की बात की गई है, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, फिर प्रमोट कर रहे हैं ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को, शोकेसिंग क्लासिकल तमिल आर्ट, लिटरेचर एंड क्यूजीन टू नेशनल ऑडियंस। तो यहाँ पे आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया टू शोकेस योर तमिल आर्ट, लिटरेचर, क्यूजीन को टू नेशनल ऑडियंस। फिर यूथ इंगेजमेंट रहा इसमें, प्रोवाइडिंग यंग पार्टिसिपेंट्स एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस इन इंडिया सिविलाइजेशनल इथोस। तो कहीं ना कहीं आपका जो यंग, जो आपके यूथ है, आपको उसको इंटीग्रेट करने की बात करी गई विद सिविलाइजेशनल टाइप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो ये हिंदी में देख लेते हैं। तो ज्ञान साझाकरण की बात करी गई, नॉलेज शेयरिंग की बात करी गई, शोध विद्वानों, शोधकर्ताओं, कारीगरों और पेशेवरों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, शैक्षणिक सहयोग की बात करी गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर चर्चा को सुगम बनाना। फिर पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना है यहाँ पे, कि राष्ट्रीय दर्शकों के लिए शास्त्रीय तमिल कला, साहित्य और व्यंजनों का प्रदर्शन किया। फिर युवा जुड़ाव इससे रखा गया, युवा प्रतिभाओं को भारत के सभ्यतागत लोकाचार का एक गहन अनुभव प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं इस इवेंट के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं, जो आज की वीडियो की लास्ट नेशनल न्यूज़ बची है। अब यहाँ पे हमारा नेशनल न्यूज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ विल सी अदर टॉपिक्स जो रिलेटेड, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एनवायरनमेंट वाली न्यूज़ है, या गवर्नमेंट स्कीम्स जो पूछी जाएंगी, या जो आपके इंडेक्सेस पूछे जा सकते हैं, रैंकिंग पूछी जाती है, रिपोर्ट्स पूछी जाती है। तो नेक्स्ट आपके जो सेशन होगा उसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो जो लास्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट अनवील्स न्यू जस्टिस स्टैचू। तो जो हमारा नया जो स्टैचू ऑफ जस्टिस था उसको रिवैम्प कर दिया गया है। तो जो हमारी जो जस्टिस लेडी है उसको अच्छे से आपको नया उसका वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो रिसेंटली द लेडी जस्टिस स्टैचू वॉज अनवील्ड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑन डायरेक्शंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस समय हमारे DY चंद्रचूड़ साहब थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ही आपका ये चीज़ अनवील करी, द न्यू जस्टिस लेडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। द स्टैचू वॉज विदाउट द ब्लाइंड फोल्ड। तो जो पहले की जो आपकी जो न्याय वाली जो मूर्ति थी उसमें आपने देखा होगा कि वो उनके आंखों में पट्टी बंधी रहती थी, और बहुत सारे डायलॉग भी हैं कि कानून अंधा होता है। तो वो वाला जो परंपरा थी, या जो वो आपका स्टैचू था, उसको कहीं ना कहीं आपका अपग्रेड कर दिया गया, और वो जो आपकी पट्टी थी उसको कहीं ना कहीं आपका हटा दिया गया। सो दिस स्टैचू वॉज विदाउट द ब्लाइंड फोल्ड एंड विद कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन प्लेस ऑफ द स्वॉर्ड। और जो आपके जो पुरानी जो आपकी जो मूर्ति थी उसमें एक स्वॉर्ड थी उनके हाथ में। सो इंस्टेड ऑफ दैट स्वॉर्ड नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट इन हर हैंड। सो सिग्निफाइंग दैट द लॉ इज इन इंडिया इज बोथ इन्फॉर्म्ड एंड नॉट ड्रिवन बाय रेट्रीब्यूशन। तो ये आपको कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है, ये सिग्निफाई करता है दैट इंडिया जो जस्टिस सिस्टम है, या इंडिया की जो जुडिशरी है, इट इज ड्रिवन बाय इन्फॉर्म्ड थिंग एंड नॉट ड्रिवन बाय रेट्रीब्यूशन। बदला लेने की भावना नहीं है अब। ठीक है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है या जो हमारा जस्टिस होगा वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से नहीं किया जाएगा। वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करने, फेयर और रीजनेबल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करी गई है यहाँ पे थ्रू दिस लेडी जस्टिस। सो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा की आंखों पर पट्टी नहीं थी और तलवार की जगह संविधान थामे हुए थे।
जो दर्शाता है कि भारत में कानून सूचित है और प्रतिशोध से प्रेरित नहीं है। ठीक है, तो द लॉ इन इंडिया इज अबाइडेड बाय ईच एंड एवरी सिटीजन इन ऑर्डर टू बी मोर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ना कि आपका कहीं ना कहीं ये जो ब्लाइंड फोल्डेड वाली जो चीज़ थी, कानून अंधा होता है, वो वाली चीज़ को हटाते हुए हमने इसको विदाउट ब्लाइंड फोल्ड करा दिखाया गया है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन है आपका हाथ में इंस्टेड ऑफ दैट स्वॉर्ड, कि वी आर नॉट ड्रिवन बाय रेट्रीब्यूशन, वी आर ड्रिवन बाय फेयरनेस, वी आर ड्रिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, मोरालिटी की बात करी गई है, ये दर्शाया गया है थ्रू दिस न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस। आगे देखते हैं। सो अबाउट लेडी जस्टिस देख लेते हैं। तो लेडी जस्टिस इज एन allegorical figure representing the moral authority within judicial system. So it is often depicted alongside prudentia, another allegorical figure representing wisdom and prudence. तो ये कहीं ना कहीं आपका wisdom दिखाती है आपकी, ये आपका prudence दिखाती है। सो न्याय की देवी एक रूपकात्मक आकृति है जो न्यायिक प्रणालियों में नैतिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है, मोरालिटी दिखाने की कोशिश करती है, नैतिक अधिकार दिखाने की कोशिश करती है। इसे अक्सर प्रुडेंशिया के साथ चित्रित किया जाता है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अन्य रूपकात्मक आकृति है। तो ये रैशनैलिटी दिखाने की बात करती है कि लॉ इज रैशनल, इट इज मोर ऑफ विजडम एंड नॉट जस्ट ब्लाइंडफोल्डली फॉलोड। तो ट्रेडिशनल डिपिक्शन की बात करूं तो ट्रेडिशनली द ब्लाइंड फोल्डेड सिंबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जो ब्लाइंड फोल्ड वाली जो चीज़ थी वो ये दर्शाने के लिए रखी गई थी कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, या जितने भी लोग हैं यहाँ पे, दे ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि विच वन इज सुपीरियर, विच वन इज इंफीरियर। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं खत्म, उस चीज़ को दर्शाते हुए कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, वो आपका ब्लाइंड फोल्डेड वाली जो चीज़ थी। तो इम्प्लाइंग दैट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड इम्पार्शियली, तो आपके यहाँ पे इम्पार्शियलिटी की बात करती थी वो, विदाउट बीइंग स्वेड बाय द वेल्थ, पावर और स्टेटस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। तो क्योंकि दिखाई नहीं देता था कानून को कि कौन ज़्यादा अमीर है, कौन ज़्यादा गरीब है, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सब इक्वल है हमारे में। ठीक है, वी आर नॉट पार्शियल इन गिविंग जस्टिस। बट और जो उसके अंदर ट्रेडिशनल डिपिक्शन के अंदर जो स्वॉर्ड जो सिग्निफाई करता था, हिस्टोरिकली इट रिप्रेजेंटेड द अथॉरिटी ऑफ द लॉ एंड इट्स पावर टू पनिश रॉन्ग डूइंग। तो वो जो आपका जो स्वॉर्ड था वो कहीं ना कहीं आपका पनिशमेंट दिखाता था कि इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी which is against any law or which is violating any of the law of the land, so you will be punished for that activity. तो वो जो क्राइम जो करा आपने, उसको कहीं ना कहीं आपको पनिश करने के लिए वो स्वॉर्ड का डिपिक्शन था उस लेडी के अंदर। बट अब इन दोनों चीज़ों को हमने वी हैव चेंज दिस थिंग। सो न्यू डिपिक्शन के अंदर द न्यू स्टैचू जो है आपका ड्रेस्ड इन अ साड़ी इंस्टेड ऑफ अ लेडी जस्टिस रोब। तो वो जो आपका जो कोट का जो जस्टिस रोब वाली जो चीज़ होती है, ब्लैक कलर का जो कोट होता है, उसको हटा के वी हैव पुट अ साड़ी रिफ्लेक्टिंग अ डिपार्चर फ्रॉम द कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, लाइक रिप्लेसिंग कॉलोनियल एरा लॉज लाइक IPC एंड CRPC। तो वो जो आपका जो रोब था वो कहीं ना कहीं आपका सिंबलाइज करता था कॉलोनियल रूल को। तो उसको हमने वी हैव ट्रांसफॉर्म दैट कॉलोनियल रूल को हमने आज कहीं ना कहीं हमने रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे कि हमने IPC और CRPCs को अपने रिप्लेस किया गया है बाय भारतीय न्याय संहिता है, या भारतीय कानून की जो संहिता है, जो तीनों जो हमारे लॉज थे, हमने वो तीनों के तीनों को हमने कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो IPC CRPC अब हमने ये भी हमने चेंज करे हैं। इसी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए वी हैव पुट अ साड़ी ऑन दिस लेडी इंस्टेड ऑफ Lady Justice robe. So despite the changes, the scales of justice in Lady Justice right hand have been retained. अब इसके अब देखिए ये सब चीज़ें तो आपके चेंज करी गई है। साड़ी आ गई है रोब की जगह, आपके तलवार की जगह आपके कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, आपका ब्लाइंड फोल्डेड वाली जो चीज़ थी वो हट गई, पट्टी हट गई है आपके। बट जो वो स्केल्स है, जो वो तराजू है, वो अभी भी हैं, शोइंग दैट यस वी आर एमिंग फॉर बैलेंस इन सोसाइटी, या सोसाइटल बैलेंस की बात करी है। वी आर हैविंग बैलेंस इन हेयरिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द पार्टीज। तो वो बैलेंस अभी भी हमने जो हमने शो किया गया है
from this Lady Justice statue. So despite the changes, the scales of justice and Lady Justice right hand have been retained, representing societal balance की बात कर रहे हैं, and the importance of carefully weighing facts and arguments from both sides before reaching a verdict. So ये अभी भी आपका rationality पे बात करने की दिखाया गया है कि we still believe in rationality, we still believe in equality, we still believe in hearing both sides before giving final justice, before final verdict. So लेडी जस्टिस के वस्त्र के बजाय साड़ी पहनने नई प्रतिमा औपनिवेशिक प्रभावों से प्रस्थान को दर्शाती है, जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी जैसे औपनिवेशिक युग के कानूनों का बदलना. तो हमने भी रिप्लेस दिस आईपीसी एंड सीआरपीसी. आईपीसी आपका 1850s के अराउंड है, आपका सीआरपीसी 1973 का है. वी हैव रिप्लेस बोथ दीज लॉज बाय आपके जो नए हमारे संहिताज आ गए, तीनों हमारे संहिताज हैं, वो ध्यान रखिएगा. जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है हमारा, भारतीय न्याय संहिता है हमारा, तो ये सारी चीजें हमने नए लेके आए हैं. तो डिस्पाइट द चेंजेस द स्केल्स ऑफ परिवर्तनों के बावजूद लेडी जस्टिस के दाहिने हाथ में न्याय का तराजू बरकरार रखा गया है, जो सामाजिक संतुलन और किसी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों से सावधानी पूर्वक तोलने के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है. सो अभी भी वी हैव रिटेन्ड द स्केल्स on Lady Justice right hand, so that depicting this thing that we still believe in societal balance. We still believe in hearing arguments, facts from both the sides in equal manner. अभी न्यूज अच्छा सो आज के लिए ये लास्ट न्यूज थी हमारी लेडी जस्टिस की. आज हमारे नेशनल न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. फ्रॉम नेक्स्ट सेशन विल मूव टूवर्ड्स अदर सेक्शंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. जैसे कि एनवायरनमेंट वाला सेक्शन देखना, हमें कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे, इंडेक्सिस देखेंगे, ये गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे. सो स्टे ट्यून विद अस. थैंक यू गाइज.